नमस्कार, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, दिस इज अनदर प्रैक्टिस सेट और इसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इन्वायरमेंट क्वेश्चंस, राइट? सो दिस इज फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्टर और आपका इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक डिटेल्ड, मैं बोलूँगी कि आपके जीएस में डिटेल्ड जो सबसे ज़्यादा जो डिटेल में पूछा गया सब्जेक्ट दैट इज़ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कोरल ब्लीचिंग, राइट? सो कोरल ब्लीचिंग होता क्या है? कोरल ब्लीचिंग होता है व्हेन द कोरल्स लूज देयर कलर। ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपको दो स्टेटमेंट्स पूछी हैं। पहला है ब्लीचिंग कॉजेज कॉरल्स टू टर्न वाइट और पेल बिकॉज लॉस ऑफ पिगमेंट अलाउ द लाइमस्टोन स्केलेटन्स टू बिकम विजिबल थ्रू द ट्रांसपेरेंट टिश्यूज। दूसरा ऑप्शन है जूजैंथले provide reef corals most of the carbon limestone depositing ability and color। so guys देखो, हमको पता है कि जो हमारे कॉरल्स होते हैं, राइट, कॉरल आर इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दैट इज पॉलिप्स और साथ में आपके जूजैंथलीज। ठीक है, सिम्बायोटिक में है मतलब दे बोथ आर इन म्यूचुअल रिलेशनशिप विद ईच अदर। अब ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन तो बिल्कुल सही है कि ब्लीचिंग में क्या होता है, जो कॉरल्स होते हैं वो पेल कलर के हो जाते हैं, मतलब दे लूज देयर पिगमेंट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अब जो सेकेंड वाला ऑप्शन है इसको याद रखिएगा, जो जूजैंथलीज होते हैं ना, वो कॉरल्स को कार्बन लाइमस्टोन नहीं प्रोवाइड करते, वो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और वो जो लाइमस्टोन्स हैं या जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, वो प्रोवाइड करते हैं कॉरल्स, राइट? सो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग और इस क्वेश्चन का जो आंसर सही है दैट इज ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। बट बिफोर वी मूव अहेड, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आवर JKSSB फाउंडेशन कोर्स हैज स्टार्टेड फॉर 2024, राइट? इसमें आपको ऑनलाइन एक्सेस भी मिलता है, ऑफलाइन एक्सेस भी मिलता है, रिकॉर्डेड वीडियोस रहती हैं क्लासरूम की, अपग्रेडेड आपका स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज भी होंगे, आपके MCQ सेशंस होते हैं, डाउट सेशंस होते हैं। सो अगर आप चाहें तो आप इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके इनकी डिटेल्स ले सकते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे बीच में पूछते रहते दे वांट टू ज्वाइन अ कोर्स। तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नंबर लिख लीजिए, आप इस पे कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो सेकंड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट डज सुंदरी ट्रीज बिलोंग टू? ठीक है, सो आपने बताना है सुंदरी ट्रीज कौन से को बिलोंग करते हैं। इज इट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इज इट ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स, इज इट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट और इज इट द मैनग्रूव्स फॉरेस्ट? तो गाइज याद रखना, जो आपके मैनग्रूव फॉरेस्ट है ना, वहां पे होते हैं सुंदरी ट्रीज। अब इसको याद कैसे रखना है? मैनग्रूव फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबंस, राइट? उधर जो ट्रीज होते हैं दे आर सुंदरीज, राइट? सुंदरीज मतलब ब्यूटीफुल, दे आर ब्यूटीफुल लुकिंग ट्रीज। ठीक है, सो मैनग्रूव फॉरेस्ट कहाँ के? जो सुंदरबंस के हैं वहां पे पाए जाते हैं आपके सुंदरी ट्रीज। इनको हेरी टेरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये चीज भी नोट कर सकते हैं। और अगर मैं मैनग्रूव्स की बात करूं तो मैनग्रूव्स आपके क्या होते हैं? दे आर हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स का मतलब क्या हो गया? ये सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं। ठीक है, मार्शी कंडीशंस में पाए जाते हैं, सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं। और हमारे जो सुंदरबंस हैं वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक ऑफ मैनग्रूव्स हैं। ठीक है, मैनग्रूव्स के ऊपर मेरा डिटेल्ड लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, आप वो जाके देख सकते हैं। बहुत बच्चे पूछ रहे लेक्चर्स कब से आएंगे। हम बस थोड़े से क्वेश्चंस और कर ले MCQs के ऊपर, 1 या 2 सेशंस, उसके बाद वापस से विल स्टार्ट द कॉन्टिन्यूटी में हम लोग लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फाइन, okay, next question. Next is which of the following is the first national park of India? Is it Periyar, is it Rajaji, is it Jim Corbett or is it Bandipur? Right, तो अगर हम बात करें first national park of India, it was around in 1936 और वो था आपका Jim Corbett National Park. राइट, अगर हम बात करें वेयर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इट इज इन उत्तराखंड। अगर बात करें पेरियार की तो वो है केरला।
वो है केरला। अगर बात करें राजा जी की तो इट इज़ इन उत्तराखंड अगेन, और बांदीपुर की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ इन कर्नाटका। अभी आपने देखा होगा बांदीपुर का एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ है जहाँ पे एलिफेंट्स जो हैं वो आपके विजिटर्स को जो वहाँ पे पार्क में आए थे, मतलब इट्स नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, वहाँ पे आए थे तो वहाँ पे उन्होंने 2 लोगों के ऊपर अटैक किया। हाउएवर वो दोनों लोग भी ठीक हैं, बट एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, आई एम श्योर आपने इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा होगा। ठीक है, सो इट इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क दैट इज जिम कॉर्बेट। ठीक है, इसमें एक और चीज याद रखना, जो जिम कॉर्बेट था उसका एक्चुअल नाम था हेली नेशनल पार्क। ठीक है, और फिर लेटर ऑन उसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट रखा गया। राइट, इट इज अ नेशनल पार्क एंड पहला टाइगर रिजर्व ऑल्सो जब 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर आया था उस टाइम पे जिम कॉर्बेट में ही पहली बारी जो है आपका टाइगर रिजर्व भी इस्टेब्लिश किया गया था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स। ठीक है, ऑल राइट, सो नेक्स्ट। अच्छा गाइज, हम लोगों का ऑनलाइन फॉरेस्टर का भी कोर्स चल रहा है। आप इन नंबर पे कॉल करके इस कोर्स को भी अवेल कर सकते हैं। हमारा सिलेबस जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। राइट, तो मैक्सिमम सिलेबस इज कंप्लीट, और अगर आप चाहें तो इसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट इज acid rain is caused due to air pollution by nitrous oxide, sulfur dioxide, carbon dioxide, carbon monoxide और मीथेन। राइट, सो एसिड रेन बेसिकली क्या होता है? एसिड रेन होता है जब कभी भी pH 5.5 से नीचे चला जाए तो हम कहते हैं द रेन इज एसिडिक। राइट, और एसिड रेन जो है वो आपका एयर पॉल्यूशन की वजह से होता है एंड द पोल्यूटेंट्स आर नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है, 2-3 बार जेकेएसएसबी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है ऑलरेडी। फाइन, ऑल राइट, नेक्स्ट अप, नेक्स्ट इज चिपको मूवमेंट वाज बेसिकली अगेंस्ट व्हाट? वाज इट कल्चरल पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, नॉइस पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन? देखो, चिपको मूवमेंट हैज बीन इन न्यूज़, क्यों? क्योंकि ये 1973 के अराउंड ये मूवमेंट आया था। राइट, ओके, इधर लिख लेती हूँ। तो आपका जो चिपको मूवमेंट है, इट इज ऑल्सो चिपको आंदोलन। राइट, 1973 के अराउंड आया था और 2023 में इसको 50 इयर्स भी पूरे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए भी इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। एंड कहाँ पे हुआ था? इट स्टार्टेड फ्रॉम द हिमालयन एरिया ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, और ये क्यों आया था? क्योंकि जैसे नाम हमको पता है चिपकू है, तो इसमें क्या हुआ था दैट पीपल, मोस्टली विमेन, दे यूज्ड टू हग ट्रीज ताकि लोग उन ट्रीज को काट ना पाए। ठीक है, और ये कहाँ पे किस चीज़ के लिए था? क्योंकि ट्रीज के साथ रिलेटेड है, तो इट वॉज अगेंस्ट डिफॉरेस्ट्रेशन। ठीक है, और ये जो चिपकू मूवमेंट था, इट फॉलोड गांधीयन स्टाइल ऑफ स्ट्रगल, गांधीयन स्टाइल ऑफ मूवमेंट। और गांधी जी का स्टाइल ऑफ स्ट्रगल क्या है? इट इज सत्याग्रह एंड इट वाज नॉन वायलेंस। ठीक है, सो नॉन वायलेंस को हथियार बनाकर इन्होंने ट्रीज को हक किया ताकि लोग जो है वो इन ट्रीज को काट ना पाए। राइट, सो इसको याद रखिएगा, चिपकू मूवमेंट 1973 रिगार्डिंग डिफॉरेस्ट्रेशन। फाइन, चलो आगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. The transition zone between two distinct communities is known as what? ठीक है, अब देखो, टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज नहीं है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इट इज इकोसिस्टम। ठीक है, देखो क्या होता है, जब कभी भी एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, राइट, फॉरेस्ट इकोसिस्टम से डेजर्ट इकोसिस्टम एकदम से चेंज नहीं हो जाएगा। उससे बीच में ना आपकी एक जोन आती है जिसमें ये जो बड़े बड़े ट्रीज हैं वो स्टंटेड होना शुरू हो जाएंगे, ट्रीज जो है वो टॉल ग्रासेस में बदल जाएंगे, ग्रासेस श्रब्स में बदल जाएंगे, और फिर एक पॉइंट आएगा जब ये ग्रासेस भी डिसअपेयर हो जाएंगे और डेजर्ट इकोसिस्टम आ जाएगा। ये जो बीच का फेज होता है, जब एक जोन ना ही एक इकोसिस्टम में कंप्लीटली है और ना ही दूसरे इकोसिस्टम में कंप्लीटली है, ये जो बीच का जोन होता है उसको हम इकोटोन कहते हैं। ठीक है, और हमने साथ में ये भी किया था जब वी वर टॉकिंग अबाउट इकोसिस्टम, जब हमने
जब हम लोगों ने इकोटोन पढ़ा था तो हमने उसमें ये भी डिस्कस किया था, जो आपके इकोटोन्स होते हैं वो हाईली प्रोडक्टिव होते हैं, राइट? और हाईली प्रोडक्टिव होते हैं ड्यू टू एज इफेक्ट। और यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं दे आर नोन एज एज स्पीशीज, राइट? अगर इकोटोन्स की बात करें तो इकोटोन्स के एग्जाम्पल्स क्या किए थे? हमने किया था ब्रैकिश वाटर, राइट? व्हाट इज ब्रैकिश वाटर? जो आपका मरीन वाटर इकोसिस्टम और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के बीच वाला होता है, उसको बोलते हैं ब्रैकिश इकोसिस्टम। इसके अलावा आपके डेल्टास होते हैं, व्हेन द स्मॉलर वाटर बॉडी इज अबाउट टू मीट द लार्जर वाटर बॉडी, राइट? उससे पहले वो एक शैलो सा वाटर बॉडी बनाता है जिसको हम डेल्टास कहते हैं, और डेल्टास भी आपके हाईली प्रोडक्टिव होते हैं, राइट? इसके अलावा हम लोगों ने एस्चुरी के बारे में पढ़ा था। एस्चुरी होता है जब फ्रेश वाटर मीट सलाइन वाटर, उसको हम एस्चुरी कहते हैं, ठीक है? इसके अलावा हम लोगों ने कोस्टल एरियाज में जो आपके मैनग्रूव्स होते हैं वो भी आपका इकोटोन में ही पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अलोंग द कोस्टल सिस्टम होते हैं, तो ना ही टेरेस्ट्रियल में है और ना ही आपका एक्वेटिक में है, बीच वाले इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, राइट? सो दिस इज योर इकोटोन, ठीक है? ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड, ठीक है? अब जैसे अगर मैं इकोस्फेयर की बात करूं, व्हाट इज इकोस्फेयर? इकोस्फेयर मीन्स बायोस्फेयर, ठीक है? सो दैट part of the earth where life exists, that is called as ecosphere or biosphere, ठीक है? इको टाइप हो गया, इकोफीन्स हो गया, दो चीज़ें और होती हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं लगे हाथ। एक होता है आपका इकोफीन, राइट? और एक होता है आपका इकोसिस्टम, ठीक है? इकोफीन होता है जब कभी भी, देखो क्या होता है ना, सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, उनका एक, जब भी आपके इन्वायरमेंट में चेंजेस आए, राइट, तो उसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है? अब ये जो अडेप्ट करना होता है ना, हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी एक लिमिट है अडेप्ट करने की, जिसको हम इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है? जब कभी भी ये अडेप्ट करने के लिए ऑर्गेनिजम्स अपने फिनोटाइप में, फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? अपने फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस लाएं, उसको इकोफीन कहते हैं, राइट? और जब कभी भी ये फिजिकल चेंजेस या फिनोटाइपिक वेरिएशंस परमानेंट हो जाएं, मतलब जीन का पार्ट बन जाए या जेनेटिक स्ट्रक्चर में फिट हो जाएं, फिक्स्ड हो जाएं, तो उसको बोलते हैं इकोटाइप, ठीक है? सो इसमें आपका हमने इकोस्फेयर भी देख लिया और इकोटाइप भी देख लिया, ठीक है? और ये जो आपका इकोफीन मैंने बताया ना, इसको हम ई कैड्स भी कहते हैं, ठीक है? ई कैड्स भी कहते हैं, फाइन? सो याद रखिएगा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है? चलो 7th, द रामसर कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? ये जो रामसर कन्वेंशन है ना, इसके ऊपर JKSSB भी क्वेश्चन पूछ चुकी है, आपका JKAS भी क्वेश्चन पूछ चुका है, आपके SSC को भी पूछ चुके हैं, आपका UPSC भी पूछ चुका है। तो ये जो आपका रामसर कन्वेंशन है ये आपका ज़रूरी कन्वेंशन है, राइट? सो ये किस चीज़ की कंजर्वेशन के साथ डील करता है? इट डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ वेट लैंड्स, ठीक है? वेटलैंड्स है कंजर्वेशन, उसको याद रखिएगा, राइट? अब रामसर कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो ये रामसर इसीलिए है क्योंकि जहां पर ये कन्वेंशन साइन हुई थी वो उस जगह का नाम रामसर था। कहां पे? ईरान में, राइट? पहली चीज। दूसरी चीज, ये साइन कब हुई थी कन्वेंशन? तो 2 फरवरी 1971 में हुई थी, इसलिए हम 2 फरवरी को हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं, ठीक है? और अभी हाल ही में हमारा वर्ल्ड वेटलैंड डे हुआ है, तो दिस इज वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑल्सो, यू कैन रिमेंबर। इसके अलावा याद रखिएगा 1971 में ये साइन हुई थी, लेकिन ये फोर्स में आई थी 1975 में, ठीक है? ओके, अगर मैं बात करूं व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे फॉर 2024, सो व्हाट इज इट? इट इज wetland
एंड ह्यूमन वेल बीइंग। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसी में ही मैं एक और चीज़ का वैल्यू एडिशन कर देती हूँ आप लोगों के लिए कि हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसने 5 और वेटलैंड्स को जोड़ा है टू बी ऑफ इंडिया टू बी एडेड टू द रामसर साइट्स। राइट, तो कितनी थी हमको पता है, 75 years of independence and 75 wetlands were there, right? And now 5 more have been added, making the total to 80 wetlands. ठीक है, और जो ये 5 नए वेटलैंड्स आए हैं उनमें से 3 कर्नाटका में हैं और 2 जो हैं वो तमिलनाडु में हैं। राइट, इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी अपलोड करने वाली हूँ, कल वो वीडियो भी आ जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। जैसे मैं डालती हूँ ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, सो 3 जो हैं वो कर्नाटका में है और 2 जो है वो तमिलनाडु में है। ठीक है, एक एस्चुरी भी है उनमें से। ठीक है, कर्नाटका की। ठीक है, सो इस चीज को याद रखिएगा। फाइन, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग was adopted, which of the following adopted Agenda 21? First, Kyoto Protocol, Montreal Protocol, Summit on Sustainable Development या the First Earth Summit, right? तो याद रखिएगा 1992 में हुई थी फर्स्ट अर्थ समिट, जिसको हम प्यार से रियो समिट भी कहते हैं। ठीक है, और रियो समिट इसलिए कहते हैं क्योंकि रियो डी जेनेरियो में वो समिट हुआ था। राइट, इस समिट का ऑफिशियल नेम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। राइट, इसका ऑफिशियल नेम ये था। right, United Nation Conference on Environment and Development, also known as the Rio Summit, also known as the Earth Summit in 1992। अब जब ये कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद हर कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट आता है, तो इस कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट था कि यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश किया गया था। राइट, व्हाट वर द डॉक्यूमेंट्स? नंबर 1 वाज एजेंडा 21, दूसरा डॉक्यूमेंट था आपका ये फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, ठीक है, और तीसरा था आपका रियो डेक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये आपके 3 डॉक्यूमेंट्स पब्लिश हुए थे और इसी समिट के रिजल्ट में 2 ट्रीटीज भी आई थी, जिसमें से एक थी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, जिसकी हम सुनते रहते हैं ना, अभी COP28 हुई है जिसकी, उससे पहले COP27 हुई थी। राइट, सो COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो जब भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पढ़ो ऑफ जरूर पढ़ो कि किस चीज़ की कॉन्फ्रेंस हुई है। तो ये जो है ना आपका पहला है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, पहली ट्रीटी, और दूसरी ट्रीटी थी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन पूछा गया है एजेंडा 21 से, तो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट या फिर रियो समिट। तो आंसर आएगा द फर्स्ट अर्थ समिट विच वाज इन 1992। ठीक है, एक बारी क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था कि एजेंडा 21 में व्हाट डज 21 स्टैंड फॉर? सो इट स्टैंड्स फॉर गोल्स और एजेंडाज ऑफ 21st सेंचुरी। ठीक है, सो वहां आपको पूछेंगे कि 21st सेंचुरी के एजेंडाज हैं या 21 एजेंडाज हैं, तो आपके 21st सेंचुरी के एजेंडाज या गोल्स हैं, ऑब्वियसली फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सो द आंसर इज द फर्स्ट अर्थ समिट। चलो, नाइन्थ क्वेश्चन है द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मोस्टली कॉज्ड बाय नंबर 1 ओजोन लेयर, नंबर 2 मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, नंबर 3 इंफ्रारेड रेडिएशंस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो बताइए किससे होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? अब देखो, इसमें ओजोन लेयर तो हो नहीं सकता क्योंकि ओजोन लेयर तो हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जो ग्राउंड लेवल ओजोन होता है दैट कॉजेस पॉल्यूशन। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स पॉल्यूशन है तो ग्रीन हाउस मतलब ग्लोबल वार्मिंग भी करेगा। ठीक है,
इसके अलावा अगर हम देखें तो इंफ्रारेड रेडिएशन भी नहीं है, ऑब्वियसली नॉट मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट पूछा है, ग्रीन हाउस गैस नहीं पूछा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी ग्लोबल वार्मिंग होती जाएगी। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे होता है, मोस्टली पूछा गया है। मोस्टली का मतलब हो गया कि आपको इन चारों में से कौन सा वाला सबसे ज्यादा एप्ट आंसर लग रहा है, एप्रोप्रिएट, ठीक है। तो अगर इनमें से चूज करना हो, द आंसर गोज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब चलते हैं हमारे आखिरी सवाल पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज कंसिडर्ड टू बी एन एनवायरमेंटल हजार्ड? इज इट यूकेलिप्टस, इज इट बबूल, इज इट नीम और इज इट अमेल्टस? राइट, तो याद रखना यूकेलिप्टस जो है ना, वो आपका एक एनवायरमेंटल हजार्ड है। कैसा है यूकेलिप्टस एनवायरमेंटल हजार्ड? जो यूकेलिप्टस होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम करते हैं। मतलब जहाँ पर भी यूकेलिप्टस उगाया जाता है ना, वहाँ का जो ग्राउंड वाटर टेबल है ना, इट टेंड्स टू गो डाउन, राइट। और इसीलिए क्योंकि ये वाटर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और वाटर का यूजेज बहुत ज़्यादा करते हैं और वाटर टेबल को नीचे गिरा देते हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ के नेटिव ट्रीज होते हैं ना, वो डिक्लाइन होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वाटर टेबल डिक्लाइन हो रहा है। इसीलिए दे कैन लीड टू इन्वायरमेंटल हजार्ड। इसी के साथ अगर मैं यूकेलिप्टस की बात करूं, तो यूकेलिप्टस ऑल्सो सर्व्स एज एन इन्वेजिव एलियन स्पीशी। इन्वेजिव एलियन क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ का नेटिव नहीं है, अमेरिका का नेटिव है, राइट। यहाँ का नेटिव भी नहीं है और यहाँ पर होकर ये नेटिव्स को नुकसान पहुंचाता है, डिस्ट्रॉय करता है, राइट। तो याद रखना यूकेलिप्टस जो है वो इन्वायरमेंटल हजार्ड क्रिएट करता है अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। सो गाइस, ये हमारे आज के 10 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो। सो बाय गाइस एंड हैव अ नाइस डे। और जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे पूछ रहे हैं फॉर द JKSSB, JKPSI या किसी भी उसके लिए, तो दीज आर आर नंबर्स, आप इन पे कॉल कर सकते हैं और इन फाउंडेशन कोर्स की डिटेल्स ले सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।